नमस्कार, स्वागत है आज की नई क्लास में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम एनसीईआरटी जो सीरीज है उसको नियमित रख रहे हैं। कक्षा 6 के बाद में आज हम एनसीईआरटी जो भूगोल कक्षा 7 है, तो कक्षा 7 तक हम पहुंच गए हैं। तो इसका जो पहला अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और लास्ट तक बने रहें। आपको बहुत सारी जानकारियां यहाँ से आपको प्राप्त होगी। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम टॉपिक पे आएंगे। तो कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान जो एनसीईआरटी की नई किताबें हैं, तो उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। समाज का अध्ययन भारत और उससे आगे। तो कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल से संबंधित टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है इसमें भारत की भौगोलिक विविधता। भारत की भौगोलिक विविधता। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक, भौगोलिक अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। तो भौगोलिक विविधता से संबंधित है कि भारत के उत्तर में विस्तृत हिमालय है। अगर हम बात करें तो भारत के जो मानचित्र है उसमें देख लेते हैं किस भाग में कौन सा क्षेत्र शामिल है या भौगोलिक विविधता किस प्रकार से है। तो यहाँ ऊपर की तरफ आपके हिमालय है। क्या है? हिमालय। तो ऊपर की तरफ हिमालय पर्वत है और यहाँ पर हिमालय पर्वत के बाद में यहाँ पर आपके मध्यवर्ती भाग है, वहां पर विस्तृत मैदानी भाग है। तो ये भाग आ जाएगा मैदानी भाग, उत्तर का विशाल मैदान भी कह देते हैं। और भारत के पश्चिम में यहाँ पर थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे ज्यादा अधिक जैव विविधता वाला भाग है, जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सभी मरुस्थलों से ज्यादा यहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती है। और इसी भाग के आगे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर जो ये भाग है ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। और इसी भाग भारत के यहाँ पर आसपास तटीय मैदान है, तटीय मैदान। और भारत के दक्षिण में इधर अरब सागर, अरब सागर में जो द्वीप हैं, द्वीप समूह है जिसको बोल देते हैं, तो यहां पर है लक्षद्वीप। और भारत के पूर्व में यहां पर है अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार से भारत में पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह हैं। अलग अलग विविधताओं, भौगोलिक विविधताओं से भारत संपन्न है। तो इसी में जो पहला पाठ है तो इसी नाम से है भारत की भौगोलिक विविधता। यहाँ पर श्री अरविंद की एक कोटेशन है, एक परिभाषा है कि यह देश अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। किसी भी देश की सभी प्रकार की भौगोलिक विविधताएं उस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। मैदानी भाग है वो आपके बहुत सारा धन धान्य उत्पन्न करता है, कृषि के क्षेत्र में सुदृढ़ होता है। पठार और पर्वत खनिजों से संपन्न होते हैं। आपके मरुस्थल जो कि खनिजों और अलग प्रकार की वनस्पतियों से, और तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र ये अधिक सघन जैव विविधता के संरक्षण के लिए संजोए रखते हैं। जो इसी बात को श्री अरविंद कहते हैं कि यह देश भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा क्या है, भिन्न प्रतीत होता है और इसके चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। तो इसी पाठ को आगे हम शुरू करेंगे। यहां पर आपके सामने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बात, इंदिरा गांधी ने प्रश्न किया था अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है।
तो ये आपके थोड़ा सा भाग कट गया है, तो इसको अपने देख लेते हैं यहाँ कुछ। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री से इंदिरा गांधी जी ने प्रश्न किया था कि भारत के राकेश कुमार जी जो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, उनसे इंदिरा गांधी जी ने प्रश्न किया था कि भारत अंतरिक्ष से दिखता कैसा है। तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा भारत के लिए कहा गया था अंतरिक्ष यात्री ने। तो ये यहाँ पर कुछ प्रश्न है, कुछ भाग बताए गए हैं। पिछली कक्षा में हमने पठार, पर्वत और मैदान के बारे में बात की थी। ये भाग है जो भारत के बारे में है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व में और भी बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है ब्राजील, फिर आता है रूस, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है भारत। और भारत के बाद में है अर्जेंटीना। तो अगर क्रम की बात करें, सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा बड़ा देश विश्व में कनाडा, तीसरा बड़ा देश चीन, चौथा बड़ा देश अमेरिका, पांचवा बड़ा देश ब्राजील, छठा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सातवां बड़ा देश कौन सा है? भारत। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। और भारत से छोटे की बात करें तो अर्जेंटीना। एशिया महाद्वीप का भाग है। तो भारत जो है वो किस महाद्वीप का भाग है? तो ये एशिया महाद्वीप का भाग है। अगर विश्व के 7 महाद्वीपों की चर्चा करें तो इसमें पहले भी हमने बात की थी कि जो आपके महाद्वीप हैं उनमें भारत किस क्षेत्र में आता है, तो ये बात आप सभी को पता है। और एक बार मानचित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं कि यहां पर है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कहां है? यहां पर है। और ये जो भाग है ये आ जाता है एशिया का। ये किसका आता है? एशिया का। तो विश्व में भारत उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर महाद्वीपों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और एशिया महाद्वीप में कौन सा देश है? भारत। तो यही बात यहां कही गई है कि 7वां बड़ा देश विश्व में भारत है जो एशिया महाद्वीप में आता है। इसके पड़ोसी देश, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो आप सभी को ज्ञात है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, यहां से अपने चर्चा कर लेंगे एक बार। तो यहां पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान, यहां पर थोड़ी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान से। और यहां चीन की सीमा लगती है, यहां नेपाल की सीमा लगती है, यहां भूटान की सीमा लगती है, और यहां पर म्यांमार, जिसका पूर्व नाम वर्मा था, और यहां पर बांग्लादेश। और समुद्र में भारत का पड़ोसी यहां पर आ जाता है श्रीलंका। और इधर यहां पर समुद्र में एक पड़ोसी और आता है मालदीव। और अंडमान निकोबार के पास में यहां पर आ जाता है इंडोनेशिया। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहां ध्यान देंगे, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें
तो भारतीय जो भाग है, अगर विश्व में हम यहां देखें तो पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इन सबको मिलाकर के जो भारत विश्व के महाद्वीप जैसी विविधता रखता है, इसी के नाम पर इसे क्या बोल देते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। तो ध्यान रखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। तो भारत तो है ही, भारत के साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये सारे देश मिलकर के, चीन और अफगानिस्तान को छोड़ के ये सारे देश, क्योंकि यहां पर आपका आ जाता है हिमालय पर्वतमाला, इधर का भाग, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। 5 प्रमुख भाग भारत के कौन कौन से हैं, तो महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा व सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह है। सॉरी, तो पहला जो आपके भारतीय 5 भाग है उसमें महान पर्वत प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भाग, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह है। तो हमने यहां पर हल्की सी चर्चा करी थी कि ऊपर तो है हिमालय क्षेत्र पर्वतीय भाग, यहां पर है आपके सिंधु और गंगा अपवाद तंत्र, तो सिंधु और गंगा का विशाल मैदान। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत, मरुस्थल और द्वीप समूह है। तो ये मुख्यतः भारत में 5 प्रमुख भाग हैं। तो इन्हीं भागों का हमने क्या करना है, आगे इस पाठ में अध्ययन करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में, यहां पर उत्तर की तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, एक प्राकृतिक प्राचीर, उत्तर से, हिमालय के उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से भारत की सुरक्षा कौन करती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो प्राकृतिक प्राचीर यानी दीवार बन के खड़ी है। जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। तो भारत के पश्चिम में क्या है, थार का मरुस्थल और अरब सागर पश्चिमी सीमा बनाते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर, तो दक्षिण में यहां पर आ गया बंगाल की खाड़ी, सॉरी यहां पर हो गया अरब सागर और यहां पर है बंगाल की खाड़ी और जो नीचे का जितना भी पानी समुद्री भाग है वो हो जाएगा हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर सीमा बनाते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य सी भारत की विशेषताएं हैं। क्या कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन सभी को संयुक्त रूप को भारत के सहित उपमहाद्वीप कह देते हैं। भारत में प्रमुख 5 भाग हैं, पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह है। कहा गया है कि भारत के उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में आपके अरब सागर और मरुस्थल है, पूर्व में बांग्लादेश है, सॉरी बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये प्राकृतिक रूप से भारत की क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। आगे ध्यान देंगे, भारत लगभग किन अक्षांश देशांतरों में के मध्य स्थित है। मानचित्र में देखिए, और मानचित्र में तो यहां शायद नहीं बताया गया है, तो हम ही देख लेते हैं कि मानचित्र में देखिए भारत लगभग किन अक्षांश और देशांतरों में स्थित है। भारत के भौतिक मानचित्र की विशेषताओं को पहचाने, तो यहां पर बात की गई है, तो हमने देखना है कि भारत किन अक्षांश और देशांतर में है। तो यहां पर देखेंगे तो भारत का ये एक प्रतीकात्मक मानचित्र है जिससे कि समझने में आसानी होगी।
यहां पर अंडमान और निकोबार है। यहां एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां से है? यह है ग्रेट निकोबार। ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार। और यहां पर जो स्थान है, बिंदु है, यहां पर जो बिंदु है, अंतिम बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे क्या बोल देते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसे क्या बोल देते हैं? पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। और ये स्थान है कहां पर? ये है ग्रेट निकोबार में। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। और ये अक्षांश कौन सा है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिणतम जो स्थान है, अगर भारत के मुख्य भूमि का अंतिम अक्षांश की बात करें तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4। और भारत का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 6 डिग्री 4। और यहां कन्याकुमारी के पास में ये दक्षिण बिंदु है, इसका नाम है केप कैमरिन, केप कैमरिन, केप कैमरिन। इसके बाद में अगर बात करें तो भारत के सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में स्थान है वो है लद्दाख, लद्दाख। और लद्दाख का जो स्थान है उसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और यहां पर जो बिंदु है उसका नाम है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यहां पर जो पश्चिम देशांतर, पश्चिम भाग है, तो हमें अक्षांश और देशांतर की बात करें, पश्चिमी भाग है, इसका नाम है गोहर माता, गोहर माता। और ये है गुजरात, गुजरात में। और ये जो आपका पश्चिमी देशांतर है, ये है 68 डिग्री 17 मिनट, 68 डिग्री 17 मिनट से आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों ही पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ये भी कौन सा है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ध्यान देंगे, भारत का पश्चिमी देशांतर गोहर माता के पास में है, और पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर। और ये देशांतर नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वलांगू किवथु, वलांगू किवथु। और ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर आप पता लगाइए। तो अध्यापक का एक दायित्व है कि जो आपके एनसीईआरटी में जो बालकों को सामान्य जानकारी नहीं रहती, तो अध्यापक इस पाठ में ये चीजें छात्रों को सिखाएंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो ये बात हमने कर लिया कि भारत के अक्षांश देशांतर कौन से हैं। इसके बाद में हम भारत के उत्तर स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूर्व से पूर्व की ओर एक साथ यात्रा करें। तो यहां पर कहा गया है कि जो भौगोलिक विविधताएं हैं भारत में अलग अलग भाग में, तो उसके बारे में ध्यान देंगे। तो सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई देखिए। तो मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई अगर हम चर्चा करें तो यहां पर हिमालय यहां से शुरू होकर लगभग 2400 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। लंबाई की हमने बात कर ली है। इसके बाद में विशाल, एक प्राकृतिक विशाल प्राचीर के समान प्रतीत होता है। आगे क्या जानकारी इस किताब में दी गई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन, हिमालय की अगर हम बात करें, हिमालय की बात करें तो ये भारत के सबसे उत्तर में है।
और ये इसकी विशेषता है कि ये प्राचीन नवीन है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो कैसी है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। एक विशेषता ये ध्यान रखनी है आपने विशेष रूप से, हिमालय की प्रकृति कैसी है? ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर, जो कि कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल में बताई गई है। एनसीईआरटी भूगोल में लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज आपने यहां ध्यान रखनी है कि हम सामान्य किताबों में इसकी ऊंचाई पढ़ते हैं तो ऊंचाई होती है 8,848। कुछ किताबों में आपको मिलेगी 8,850 मीटर। अब इसका कारण क्या है कि हिमालय युवा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है और इसका अब भी उत्थान हो रहा है, तो ऊंचाइयां इसकी बढ़ रही है। लेकिन अगर राजस्थान की अरावली की चर्चा करें तो अरावली प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट अवस्था में उसकी चोटियां छोटी हो रही है, लेकिन हिमालय की चोटियां अभी भी बढ़ रही है। तो इसीलिए कुछ किताबों में आपको 48 मिल जाता है, 50 मिल जाता है। और अब यहां समझने वाली बात यह है कि कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि 48, 49, 50, तो लगभग आपके 8,848 आती है तो भी ठीक है, 49 आती है तो भी ठीक है, 8,850 भी कुछ बुक में दिया हुआ है तो ये भी बात ठीक है। लेकिन हम तो एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं, तो कक्षा 6 में आपकी ऊंचाई कितनी बताई हुई है? नवीनतम जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें कक्षा 6 की बुक में 8,849 मीटर बताई गई है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8,849 मीटर ऊंची है। सामूहिक रूप से जो 8,000 से ऊंची चोटियां उनको सामूहिक रूप से 8,000 ही कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वतों की बात की गई है यहाँ, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8,849 मीटर। और ये किसका भाग है? ये हिमालय श्रृंखला का भाग है। गर्मियों में पर्वतों में जब अब जो इतनी ऊंची श्रृंखलाएं हैं उसमें जो बर्फ जमती है यानी ग्लेशियरों के माध्यम से, ग्लेशियरों में, तो यहां से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का प्रमुख जल स्रोत है। ये नदियां अपनी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल, कृषि उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराती है। तो यहां अपने परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहां ध्यान देंगे भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी का क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तराखंड में गोमुख गाय के मुख से निकलती है। वह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो मुख्य सी बात यह है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? भगीरथी, या भगीरथी ही आगे चलकर क्या कहलाती है? गंगा। और गंगा का उद्गम क्या है? गोमुख झील है। क्या है? गोमुख यानी गंगोत्री हिमनद। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो यहां पर बताया गया है कि भारत गोंडवाना नामक एक प्रमुख बड़े भाग का हिस्सा था, पड़ोसी अफ्रीका था, और कालांतर में यह भूभाग अलग हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। भारत अभी भी गतिशील है, प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। आपके बालों की बढ़ने की तरह बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है। हिमालय प्रतिवर्ष 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है।
एक शताब्दी में इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। तो यहां पर एक हिमालय के निर्माण से संबंधित बात कही गई है। तो जैसा कि आपको प्रतीत है कि वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब दिया था 1912 में, तो उन्होंने एक खंड की कल्पना की थी, और जिस स्थल खंड की उन्होंने कल्पना की थी उसको हम पेंजिया बोल देते हैं। इस स्थल खंड को हम क्या बोल देते हैं? पेंजिया। और पेंजिया के बीच में एक भूसंधि थी जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब इस पेंजिया के उत्तर का जो भाग था उसका नाम दिया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या लोरेसिया कह देते हैं। और इस पेंजिया के चारों ओर का जो भाग था, समुद्री यानी जल का भाग था, इसका नाम दिया पेंथालासा। पेंथालासा जो वर्तमान में समुद्री हिस्से हैं वो पेंथालासा के हिस्से हैं, और जो स्थल खंड है वो पेंजिया के हिस्से हैं। अब पेंजिया के दो भाग होते हैं, एक उत्तर का जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसका नाम दिया भूगोल में अंगारा लैंड या लोरेसिया। जो दक्षिण का हिस्सा था इसका नाम दिया आपके गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड में अगर बात करें तो यहां पर जो भाग है दक्षिणी अमेरिका, यहां पर अफ्रीका, और अफ्रीका के साथ जो का हिस्सा है इसको नाम दिया प्रायद्वीपीय भारत, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो जो भारत है ये गतिशील है। एक सिद्धांत होता है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। उसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी के जो दृढ़ भूखंड है, पृथ्वी के धरातल के ऊपरी दृढ़ भूखंड, जो पृथ्वी के धरातल के ऊपरी दृढ़ भूखंड है ये गतिशील है। ऊपरी जो दृढ़ भूखंड है इनको बोल देते हैं प्लेट। तो हम या पूरा का पूरा स्थल खंड किसके ऊपर है? प्लेटों के ऊपर है। और इनमें जो गति होती है, जो आपस में पास में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी किनारा। अभिसारी किनारा। और जो खंड दूर जा रहे हैं इस किनारे को क्या बोलेंगे? अभिसारी किनारा। और जो दूर जा रहे हैं उसे बोलेंगे अपसारी किनारा। अपसारी किनारा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का नाम भाग है गोंडवाना लैंड, और जो यहां पर है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और ये हो जाएगा आपका यूरोप और एशिया, यूरेशिया। यूरेशिया। तो अब ऊपर का हिस्सा कौन सा आ गया? यूरेशिया। और नीचे का हिस्सा कौन सा आ गया आपका? ये भाग है जो है प्रायद्वीपीय भारत। अब यहां ध्यान देंगे कि ये भाग हो गया आपका यूरेशिया। यूरेशिया। और नीचे जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास में यहां पर एक भाग था जिसको हम बोल देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय। वर्तमान का जो भारत है, अभी प्रायद्वीप है लेकिन पहले ये यहां पर टिका हुआ था। ये भाग धीरे धीरे गतिशील हो रहा है। जब गतिशील हो रहा है तो ये प्लेट आगे बढ़ रही है। यहां पर आप देख रहे हैं प्लेटें आगे बढ़ रही है। तो ये प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ये प्लेट बढ़ते बढ़ते कहां पर आके टकरा गई? ये टकरा गई यूरेशिया से। ये प्लेट अफ्रीका के पास से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक टकरा रही है? यूरेशिया से। तो ये जो भारतीय प्लेट है यूरेशिया से टकराती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो ये जो भाग है ये हो गया यूरेशिया। यूरेशिया। और ये जो बल लग रहा है ये हो गया भारत। अब भारत यूरेशिया से जब टकरा रहा है, बल लग रहा है, तो उसी से जो बीच का भाग है इसमें वलन आ रहा है। जब ये एक सीधी लाइन आपस में टकराएगी तो उसमें क्या आ जाएगा? वलन आ जाएगा। यही वलन किस रूप में है? हिमालय के रूप में है। क्यों? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ?
भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, पास में आती है, तो बीच में आता है वलन। सॉरी। तो जब इस प्रकार से पर्वत का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, नवीन। नवीन यानी ये वर्तमान में युवावस्था में है। नवीन वलित, वलित क्योंकि यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट, यानी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इसलिए क्या रहा है, वलन। इसीलिए हिमालय को बोल देते हैं नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो यहां बताया गया है कि ये 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व आपका ये अफ्रीका के पास में था, फिर 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूमध्य रेखा के पास में हो गया, 3.8 करोड़ वर्ष आपने भूमध्य को क्रॉस कर लिया, 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये आपके भूमध्य रेखा को क्रॉस करके यूरेशिया के टच हो गया, और वर्तमान में ये यूरेशिया के साथ में टकरा के और यहां पर किसका निर्माण कर रहा है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम हिमालय है, जो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में मानी जाती है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है। तो ये थी इसके हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया। आगे हम बात करेंगे जो आपके हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। हिमाद्री, जिसको हम बृहद हिमालय कह देते हैं। दूसरी है आपकी हिमाचल, जिसको हम लघु हिमालय कह देते हैं। तीसरी आपकी शिवालिक पहाड़ियां, जिसे भाया हिमालय कह देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर का हिमालय है, इसका नाम क्या दिया है, हिमाद्री हिमालय। ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, हिमाद्री, या फिर बृहद, या फिर इसे महान हिमालय भी कह देते हैं, महान हिमालय। इसके बाद का जो भाग है, इसको लघु हिमालय, लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय कह देते हैं। अंतिम जो भाग है, इसको हम शिवालिक कह देते हैं, शिवालिक या भाया हिमालय, भाया हिमालय। तो हिमालय के 3 हिस्से हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे कभी अलग से अपने चर्चा करेंगे, जिसमें आपके इनके भ्रंश, इनकी अलग अलग चोटियां, लेकिन एक बार क्लास ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए जो जो आपके किताब में है उसी पर अपने चर्चा करते जाएंगे। तो बात करें हिमाद्री की, तो सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट है, यानी ये सबसे कठिन परिस्थितियों वाली क्षेत्र है, और ये सर्वाधिक क्या है, विकट है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो आपके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या 49 मीटर, जो किताब में आपके 48 है। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,585 मीटर, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में। अब ध्यान देंगे, माउंट एवरेस्ट आपकी तिब्बत और नेपाल सीमा के ऊपर है, तो ये भारत में नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी आ जाती है K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, K2, गोडगिन, ऑस्टिन, 8,611 मीटर, गोडविन, ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये काराकोरम श्रेणी में है। कहां पर है, काराकोरम श्रेणी में है, जिसे मध्य एशिया की रीढ़ भी कह देते हैं, काराकोरम श्रेणी में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये पीओके, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर है। तो भारत में वर्तमान में कौन सी है, कंचनजंगा। ये सिक्किम बॉर्डर पर है, 8,585 मीटर ऊंची है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है ये। कंचनजंगा की क्या विशेषता है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसके बाद में ध्यान देंगे, यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है तथा यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं है। तो स्वाभाविक है कि बर्फ से ढका हुआ भाग है, दुर्गम क्षेत्र है, रहना मुश्किल है, यहाँ जीवन के लिए प्रतिकूल है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर बहुत ही कम
या ना के बराबर लोग रहते हैं। इसके बाद में हिमाचल या लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। तो लघु हिमालय की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, समृद्ध जैव विविधता, मानव निवास के लिए उपयुक्त। नैनीताल, मसूरी, तो आप ध्यान देंगे नैनीताल और मसूरी कहां पर है? उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और शिमला हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल है। तो ध्यान देंगे पहला प्रश्न तो आपके लिए यही है, जानकारी यही है कि नैनीताल और मसूरी कहां है? उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग कहां है? पश्चिम बंगाल में है। और शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ये पर्यटन स्थल है। और ये नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला किस हिमालय के हिस्से हैं? तो ये लघु हिमालय यानी हिमाचल हिमालय के से हैं। इसके बाद में शिवालिक, तो सबसे बाद में हिमालय में निर्माण इसी का हुआ है। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है जो घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगल से सम्मिलित है। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध है। गिरिपाद यानी उपत्यंका वाला क्षेत्र, पर्वत के पेड़ वाला हिस्सा। तो ये जो क्षेत्र है ये वन्य जीवों से समृद्ध है। तो स्वाभाविक है कि ये जो तराई भाग आता है, अधिक वर्षा, अधिक पेड़ पौधों के कारण ये अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। हिमालय और गंगा के मैदान, जिसे उत्तरी मैदान सॉरी हेलो, हाँ, हिमालय और गंगा का मैदान उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। तो यहां पर जो भाग है ये हो गया विशाल, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान और उत्तर के विशाल मैदान और शिवालिक के बीच में आपके क्या है? संक्रमण क्षेत्र है, जिसको हम बोल देते हैं HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ट। और ये किसके बीच में है? ये उत्तर के विशाल मैदान और शिवालिक के बीच में है संक्रमण क्षेत्र। तो ये यहां पर बात हुई है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काटकुनी अथवा धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। यहां स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी के संयोजन से उपयोग होता है। गर्म को गर्म रखने के लिए, भूकंप की स्थिति में क्षति को कम करता है ये लकड़ी। तो ध्यान देंगे ये अलग से आप पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक जो घर बनाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, तो उनका किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें काटकुनी कहते हैं। काटकुनी पारंपरिक गृह, जो कि हिमालय क्षेत्र में जिन घरों में लोग परंपरा से रह रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काटकुनी, या फिर इसे बोल देते हैं धज्जी देवरी, धज्जी देवरी कहते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये इसमें मुख्य मुख्य बातें थी। आगे बढ़ते हैं। क्या है? हिमालय प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमाचल प्रदेश में जो उद्यान है उसका नाम क्या है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नमस्कार जी। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो यहां ध्यान देंगे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये है कहां पर? ये है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की विश्व धरोहर कौन सी होगी? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में यहां पर आगे ध्यान देंगे भारत में शीत मरुस्थल,
भारत में शीत मरुस्थल। मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। हालांकि मरुस्थल शीत होते हैं और भारत में एक ऐसे शीत मरुस्थल लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। ऐसा ही एक मरुस्थल लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। ध्यान रखें कि जो क्षेत्र अधिक उपजाऊ नहीं है, जल की उचित व्यवस्था नहीं है, तो उसे हम मरुस्थल के रूप में जानते हैं। जैसे हम जब मरुस्थल की बात करते हैं तो हमें केवल रेतीला मरुस्थल ही ध्यान में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूर्णतः बर्फ से आच्छादित क्षेत्र जहां पर वनस्पति, फसलें और जीवन कठिन होता है तो वो आपका बर्फीला मरुस्थल। जिस क्षेत्र में फसलें नहीं होती, चट्टानों से घिरा हुआ भाग, वो हो जाएगा आपका पथरीला मरुस्थल। और जो रेत से ढका हुआ भाग है, पूर्णतः रेत से पानी की कमी से के कारण जूझते हुए, ऐसे भाग को हम बोल देते हैं मरुस्थल, यानी रेतीला मरुस्थल। तो भारत के उत्तर में जो मरुस्थल है वो कैसा है? शीत मरुस्थल है। और शीत मरुस्थल कहां है? लद्दाख में है। यहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, भूखंड उबड़ खाबड़ है, चट्टानी। तो ये सामान्यतः यहाँ की विपरीत परिस्थितियां हैं, आपके लिए विशेष ध्यान नहीं रखना है। यहां पर झील है, गहरी झील, जिसको बोलते हैं पेंगोंग तसो। क्या बोलते हैं? पेंगोंग तसो। और तसो का अर्थ क्या होता है? झील होता है। ये आपने अलग से ध्यान रखना है। तसो का अर्थ क्या होता है? झील होता है। लद्दाख में तसो किसे कहते हैं? झील को कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी लद्दाखी क्षेत्र या उत्तर के जम्मू कश्मीर लद्दाख में झीलें पाई जाती है, उनके आगे क्या लगा होता है? तसो क्षेत्र लगा होता है। यह भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है, इसलिए ये चंद्र भूमि भी कहते हैं। तो ये कोई विशेष प्रश्न पूछने लायक नहीं है, फिर भी हम ध्यान रखेंगे कि जो चंद्रमा का वीरान जो क्षेत्र होता है वैसा ही यहाँ का क्षेत्र प्रतीत होता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? चंद्र भूमि। भूग्रह शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या तथ्य में करते हैं। भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए। तो ये हमने बात सामान्य से हमने बात कर ली है बलन पर्वत श्रृंखला की। तो यहाँ पर ये कोई विशेष प्रश्न यहाँ से बन नहीं रहा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख में पेंगोंग तसो झील खारे पानी के कारण यह अन्य झीलों से भिन्न है। खारापन आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में घुले खनिजों के कारण है। तो पेंगोंग तसो कौन सी झील है? पेंगोंग तसो झील। पेंगोंग तसो झील ये है कहां? ये है लद्दाख में। ये कहां पर है? लद्दाख में है। और पेंगोंग तसो झील की प्रकृति कैसी है? तो ये खारी झील है। कैसी है? खारी झील है। आगे यहां देखेंगे कठिन समय समय पर पवन, पहाड़ अपर्दन, जिस कारण आकार बदल दिया है, इसे आप चित्र में देख सकते हैं। तो अपर्दन की बात करें तो अपर्दन क्या होता है? अपर्दन एक शब्द होता है अन्नाच्छादन। क्या होता है? अन्नाच्छादन, जिसको हम बोल देते हैं अन्नावर्तीकरण। अन्नावर्तीकरण, इस अन्नाच्छादन या अन्नावर्तीकरण की 3 घटनाएं होती है। एक होता है अपक्षय, एक होता है अपर्दन, एक होता है सामूहिक स्थानांतरण। सामूहिक स्थानांतरण। तो यहां ध्यान देंगे कि किसी भी चट्टान का अपने ही भाग पर कमजोर हो जाना, किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर कमजोर होना कहलाता है अपक्षय। अब इस अपक्षय से चट्टान कमजोर हो गई तो ये अपने स्थान से किसी भी बल के माध्यम से, वो पवन हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, ये स्थान परिवर्तन कर लेती है। तो एक स्थान से मिट्टी जलोढ़ के माध्यम से, हवा के माध्यम से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन करके जाए, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं? अपर्दन। तो यहां देखेंगे समय के साथ पवन और वर्षा ने पहाड़ों का अपर्दन कर इसे आकार बदल दिया है। तो पहाड़ों पर पवन और वर्षा से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई है, तो वो आकार परिवर्तन हुआ है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी लद्दाख हिम तेंदुए, आइबेक्स, तिब्बती मूंग मृग, अद्वितीय वन्य जीव
का घर है। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों, लोसर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां ध्यान देंगे, बौद्ध मठ, लद्दाख में बौद्ध मठ है, और लोसर और हेमिस का संबंध किससे है? लोसर। संबंध क्या हुआ? लोसर। दूसरा है हेमिस, हेमिस। तो ये क्या है? लोसर और हेमिस क्या है? ये लद्दाख के त्योहार हैं, लद्दाख के त्योहार हैं, रंग बिरंगे त्योहार हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। गंगा का मैदान। अब हमने उत्तर के विशाल मैदान के ऊपर में जो आपका हिमालय क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद में हम बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में। तो हिमालय के दक्षिण में की ओर बढ़े तो गंगा का विशाल और उपजाऊ मैदान में पहुंचते हैं। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती है, जो इस क्षेत्र में जल, तो यहां पर ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां, कोई विशेष प्रश्न वाली बात तो यहाँ इसमें है नहीं। तो इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र से जो भाग आगे की ओर बढ़ता है, तो यहां से जो जितना भी अपरदन हो रहा है, मिट्टियों का जमाव, और ये मैदानी भाग में आके क्या हो रहे हैं? जमाव बन रहे हैं। और यहां पर निर्माण हो रहा है किसका? मैदान का। और जो भारत का विशाल मैदान है, इसका निर्माण होता है प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में निर्माण होता है। और मैदानों का निर्माण जल के साथ घुले पदार्थों, जिसको हम जलोढ़ कह देते हैं, के निक्षेप यानी जमाव से होता है। तो इसी प्रकार आपके उत्तर के गंगा के मैदान का निर्माण हो रहा है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जो जलोढ़ है उसके जमाव के कारण। आगे देखेंगे तो ये आधुनिक कृषि पद्धति दिल्ली के द्वारा दर्शाई गई। तो यहाँ पर उत्तरी मैदान की समतल भूमि एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित करती है। अतीत के चलचित्र, तो ये कुछ आपके सामने चलचित्र है, आप इन्हें देखिए। बाकी यहाँ अपने परीक्षा उपयोगी कोई चीज यहाँ है नहीं। तो आगे बढ़ेंगे। भारत की अधिकांश नदियां नाम देवियों के नाम से रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र के नाम पर अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का नाम सॉरी, ब्रह्मपुत्र नाम का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का पुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र का अर्थ है जो आपकी किताब में यहाँ एनसीईआरटी कक्षा 7 में दिया हुआ है। बाकी अन्य नदियां हैं वो आपकी देवियों के नाम पर, बहुत सारी नदियों के नाम हैं। मैदान क्षेत्रों में प्रकाश के सकेंद्र पर ध्यान दीजिए। सकेंद्र से क्या, तो कहने का मतलब यहां पर उपग्रह द्वारा तस्वीर ली गई है जिसमें यहां बहुत सारा प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक्य होता है। जब जिस क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक्य होगा, स्वाभाविक है कि वो घनी आबादी होगी और प्रकाश का भी वहां उचित स्रोत होगा। आगे देखेंगे विशाल भारतीय मरुस्थल और थार मरुस्थल। यहां पर जो डायग्राम है इसमें एक वयस्क भारतीय घड़ियाल बताया गया है जिसकी लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर है। तो जो आपके घड़ियाल हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 से 4.5 मीटर। ये सरीसृप विलुप्त के कगार पर है। तो घड़ियाल कैसा जीव है? सरीसृप है जो कि विलुप्त के कगार पर है। कानूनी रूप से इसका शिकार, क्षति पहुंचाना निषिद्ध घोषित किया गया है। तो इसे इसके संरक्षण के लिए कानूनी रूप से इसको शिकार नहीं किया जा सकता। क्षति पहुंचाना भी इसमें क्या है? निषेध किया हुआ है। मोर और मोरनी, तो यहाँ पर ये मोरनी है और ये मोर है। तो भारतीय मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, और राजस्थान का गोडाउन। इसके बाद में थार मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल, और थार मरुस्थल, भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। हम भारत के मानचित्र की पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो एक पीलापन लिए हुए क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। तो भारत में जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है? थार का मरुस्थल। सुनहरी रेत के टीले, विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़, व्यापक खुले आसमान है यहां। आगे देखेंगे स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जो भारत के थार मरुस्थल में स्थित है। जैसलमेर जिला यूनेस्को की विश्व धरोहर है। जैसलमेर का किला क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तो यहां पर स्वर्ण नगरी कौन सा हो गया? जैसलमेर। तो ध्यान देंगे, स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ रेत के धोरे हैं और उनका रंग सोने के जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। एक होता है सूर्य नगरी। राजस्थान में बात करें सूर्य नगरी की, तो सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। और एक होता है सुवर्ण, अच्छे वर्ण वाली, सुवर्ण नगरी, तो ये है आपकी जालोर। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत के स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक पहुंच जाते हैं। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। थार मरुस्थल कैसा है? एक विशाल शुष्क क्षेत्र है जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। तो राजस्थान, थार मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? तो एक तो पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में। तो थार का मरुस्थल गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और इसमें गुजरात में फैला हुआ है। 4 राज्यों में फैला हुआ है। किस किस में? यहां पर आपका राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आ गया, राजस्थान। यहां पर है पंजाब, यहां पर है हरियाणा और इधर आ गया गुजरात। तो थार का मरुस्थल कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 4 राज्यों में फैला है। नमस्कार। इसके बाद में मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। तो सामान्य सी बात है, इसमें कोई विशेष है नहीं। आगे हम देखेंगे तो यहां पर ये मरुस्थल में जो ये टांका यहां पर प्रदर्शित है, जब बारिश होती है तो भरता है। और यहां थार के मरुस्थल में कठोर जलवायु परिस्थितियां होने से, पानी की कम उपलब्धता होने से महिलाएं दूर से पानी लेकर आते हैं यहां। तो इसमें कोई विशेष आपकी परीक्षा उपयोगी कोई चीज है नहीं। आगे बढ़ेंगे। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है। विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में आपके आ जाएगा हिमालय, और विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में आपकी अरावली है, जो कि अमेरिका के अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के समकालीन है, तो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। यहां पर यह चीज नोट करने वाली है, जो आपको सामान्य किताबों में कम ही देखने को मिलती है, कि जो अरावली है, अरावली कहां फैली हुई है? तो ये गुजरात में फैली हुई है, आपके राजस्थान में फैली हुई है, आपके हरियाणा में, और दिल्ली तक, रायसीना हिल, दिल्ली तक इसका क्या है? विस्तार है। ये प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला है, बलित पर्वत श्रृंखला है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। तो ये कितनी पुरानी है? 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। तो अरावली का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ है? तो इसका निर्माण 2.5 वर्ष
पूर्व इसका निर्माण हुआ है। इसमें बहुत सारी चोटियां हैं। आगे ध्यान देंगे, माउंट आबू थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की यात्रा, ये सामान्य सी बात है माउंट आबू। तो अरावली का सबसे ऊंचा जो शिखर है गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही में है। इसके बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी भारत के भूभाग जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। तो यहां ध्यान देंगे, राजस्थान में अगर बात करें तो यहां पर है अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार है। अब इधर पश्चिम में आपका आ जाता है मरुस्थल, इधर क्या आ जाता है मरुस्थल, और पूर्व में आ जाता है आपका मैदान। तो मरुस्थल का विस्तार जो पूर्व में हो रहा है, हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ हाँ। तो अभी लंबी क्लास हो गई है, क्लास चलती रहेगी। थोड़ी चाय पीते, लेकिन चाय एक बार ठंडी हो रही है, तब तक अपने क्लास को जारी रखते हैं। तो यहां पर कहा गया था कि एक प्राचीन प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। यह महत्वपूर्ण बात है। मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए पेड़ पौधों के साथ अरावली भी अपना अमूल्य योगदान देती है। तो यहां देखेंगे बीच में जो ये भाग है अरावली का, जब इसका विस्तार पूर्व की ओर होता है तो आपकी अरावली ही अवरोध का काम करती है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, अब अरावली जो भाग है वो संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा जैसे खनिजों का भरपूर होने के कारण अरावली पहाड़ियों ने सदियों से खनन निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। यहां पर ध्यान देंगे, जो राजस्थान की अरावली क्षेत्र है ये खनिजों से भरपूर है, खनिजों से भरपूर है। और राजस्थान में खनिजों की बहुलता के कारण ही, खनिजों की अनेक विविधता के कारण ही बहुत सारे खनिज राजस्थान से प्राप्त होते हैं। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर, अजायब घर, खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, अलग अलग किस्मों के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। जावर, जावर जो खान है प्राचीन खादानों में प्रमाणित होता है। 8वीं शताब्दी के पूर्व में जस्ता निकालने के कौशल से महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। तो यहां पर जो खाने हैं अलग अलग उनके बारे में बताया गया है। आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो क्लास को जारी रखेंगे। आप क्लास को आगे अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो, वास्तव में अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें पता लगे कि थोड़ा हौसला भी होता है। और अपने दोस्तों तक क्या करें, इस क्लास को शेयर करें। तब तक वैसे आधे सेकंड में हम चाय पीकर वापस मिलते हैं।
हेलो। तो क्लास को नियमित जारी रखेंगे। हमने हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल पर चर्चा कर ली है, जो कि आपके एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक में, जो नवीनतम पुस्तक है, उसमें बताया गया है। हम उसको और आसपास की हल्की फुल्की चीजों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा विस्तृत गहराई में नहीं जा रहे। प्रायद्वीपीय पठार, तो यहां पर बात आती है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? तो वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। हमने कक्षा 6 की भूगोल में चर्चा की थी कि अगर हम बात करें, यहां पर जल है, यहां पर जल है और यहां पर भी जल है, तो ये तीन भाग है किससे घिरे हुए हैं? जल से घिरे हुए हैं। ऐसे भाग को, जो भाग तीन और जल से घिरा है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। और दूसरी बात यहां ध्यान देंगे, ये कोई आकृति है, यहां पर स्थल है, यहां भी स्थल है और यहां भी स्थल है, और ये बीच की भूमि है जो है जलीय। तो ऐसी आकृति को, तीन और स्थल से घिरे भाग को हम बोल देते हैं खाड़ी। खाड़ी। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है, तो भारत की आकृति किस प्रकार से है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर मन्नार की खाड़ी, और इधर आ गया आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर के जो हिस्से हैं ये सारे, तो तीन और जल से घिरे होने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप। और जो ये भूमि है यहाँ की, इसको, जो ये पठार है, तो ये पठार प्रायद्वीप होने के कारण इसे बोल देते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तो अब इसमें किन किन चीजों की बहुलता है, क्या विशेषताएं, चर्चा करेंगे। भारत के अनेक पठार है, जिनमें से महत्वपूर्ण पठार देश में मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। तो भारत की आकृति कैसी है? इस प्रकार से तीन कोने जैसी है, इसलिए त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना है। ये कैसी है? बहुत ही प्राचीन यानी पुरानी भूमि संरचना है, जिसे प्रायद्वीप कहलाता है। तीन और यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। पठार दो पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैला हुआ है। यह सुंदर झरने हैं, मानसून के मौसम में यहाँ खड़े ढालों में बहते हैं। जो झरने हैं वो मानसून के मौसम में बहते हैं। तो यहां पर अपने एक बार इस चीज को थोड़ा सा मानचित्र में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार में जो श्रृंखलाएं हैं वो फैली हुई है। तो यहां पर ये हो जाएगी आपकी, यहां क्या कहा है? पूर्वी घाट। ये भाग हो जाएगा पूर्वी घाट। ये भाग है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अब यहां पर पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्यन, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। इसके नीचे जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में यहां पर जो पर्वत श्रृंखला फैली है उसका नाम है सह्याद्री। सह्याद्री। यहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ध्यान देंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जो मिलाती है इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी। इसके बाद में श्रृंखला जिसका नाम है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां। तो जो ये भाग है ये अधिक ऊंचे विस्तृत, पश्चिमी घाट है अधिक ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट मानसून के दौरान अवरोध पैदा करता है और अधिकतम वर्षा को प्राप्त करता है। यही बात यहां कही गई है। दो पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसके बाद में पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहां पर
अधिक ऊंचे पर्वत, इसके बाद में बहुत सारे जैव विविधता, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान है। जैव विविधता का मतलब होता है बहुत ही अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां, बहुत अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, इसलिए इसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। इसीलिए पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अनेक नदियों यहां से प्रवाहित होती है, जैव विविधता के परितंत्र है, परिपूर्ण है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग सह्याद्री पहाड़ियां जो हमने चर्चा कर लिया है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में सह्याद्री घाटियां, पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न व छोटे छोटे पर्वत खंडों से विभाजित है, पूर्वी तट के साथ फैला हुआ है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि एक विशाल क्षेत्र जिसे दक्कन का पठार कहते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में जो भूमि है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में जो भूमि है, इसको क्या बोल देते हैं? दक्कन का पठार। इसे क्या बोलेंगे अपने? दक्कन का पठार। जो ये भाग है इसको क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार, जो कि समतल भूमि है किसके बीच में? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में। इसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लाखों लोगों को जल प्रदान करती है। तो यहां पर गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन व लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कह देते हैं। कृष्णा, कावेरी नदियां यहां प्रवाहित होती है, तो ये सामान्य सी बात आपको पता ही है। इस क्षेत्र की नदियां जो आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां थी, ये कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व से बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहां उद्गम होता है और इन पर बिजली परियोजनाएं और कोई ये प्रश्न तो विशेष है नहीं, फिर भी हम इस को ध्यान में रखते हुए देख लेते हैं कि क्या क्या है यहां। तो ये जो आपका भारत है, तो यहां पर है आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और इधर नर्मदा, ताप्ती ये आपकी अरब सागर में गिरती है। तो वो नदियां आपकी कहां गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में यहां पर कुछ जनजातियां पाई जाती है, आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं पठार में, घने जंगलों में, जिसमें संथाल, गोड़, बेगा, हील और कोरकू आदि सम्मिलित है। इन जनजातियों की अपनी भाषाएं, परंपराएं, जीवन शैलियां हैं। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। तो आदिवासी समुदाय के लोग मुख्य रूप से कहां पर? तो ये झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में फैले हुए हैं। तो अगर हम बात करें, यहां पर हमने मानचित्र में बात की थी, तो दक्कन के पठार में लगभग गुजरात से लेकर के इधर ओडिशा और ये जो भाग है, यहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। भारत पठारों में अनेक सुंदर जलप्रपात है, क्योंकि यहां नदियां असमान और चट्टानी सतहों से प्रभावित होती है। ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये पेरिया मुन्नार केरल के समीप एक जलप्रपात है। पश्चिम घाट में एक पूंछ वाला जानवर है मकाक, और ये पश्चिमी घाट का किंग कोबरा है। पश्चिम घाट में पाए जाने वाले कीट भक्षी कीट पतंगे खाते हैं। तो ये कुछ आपके कोयले की खदान है ये पठारी क्षेत्र की।
इसके बाद में भारत की द्वितीय तटरेखाएं, भारत की तटरेखाओं पर अनेक सुंदर तट जिसको हम, जो आपके तट के किनारे वाले भाग होते हैं, जहां तट होते हैं उसे पुलिन कह देते हैं, जिसे बीच भी कह देते हैं, हिंदी में इसे पुलिन कहते हैं। तट, चट्टानी, टीले, हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। तटों पर सुनहरी रेत पाई जाती है, कुछ भागों में काली सेलें पाई जाती है। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ है। कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के बहुत ही विषयकारी है। भारतीय तटरेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। तो यहां ध्यान देंगे, भारतीय तटरेखा, भारतीय तटरेखा नवीनतम एनसीईआरटी कक्षा 7 की बुक में कितनी बताई है? 7,500 से अधिक लंबी बताई गई है। लेकिन एक चीज आपने साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो नवीनतम भारतीय तटरेखा, समुद्री तटरेखा की बात करें, नवीनतम यहां गुजरात से लेकर के बांग्लादेश और इसमें लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, इन सारों की सीमा को मिलाकर के अगर बात करें तो ये कुल सीमा 18,011 किलोमीटर है, जो कि आपकी किताब में कितनी बताई हुई है? 7,500। तो ये सामान्यतः आपको विस्तृत क्लास आपके इसमें प्रादेशिक समुद्री सीमा नाम से आपको क्लास सर्च कर ले, वहां पर ये पूरा बताया गया है। तो ये नवीनतम सीमाएं हैं भारत की समुद्री। यहां पर ध्यान देंगे, भारतीय तटरेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। प्रवाल भित्ति, कोरल द्वीप। एक चीज का और ध्यान देंगे, एक समुद्री जीव होता है जिसका नाम होता है मूंगा, और जो घरौंदा बनाता है उसको बोलते हैं कोरल। मूंगा या प्रवाल भी कह देते हैं इसको, और इसके द्वारा बनाया गया घर कहलाता है प्रवाल भित्तियां, जिसे कोरल रीफ भी कह देते हैं। प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एंटोल प्रवाल, अवरोधक, और इसके बाद में ध्यान देंगे ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये है लक्षद्वीप द्वीप समूह है। जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है ये है प्रवालों से निर्मित है, प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। लेकिन जो अंडमान निकोबार है ये चट्टानी द्वीप है। चट्टानी द्वीप ये समुद्री कटक पर स्थित है, जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए इसे 90 डिग्री पूर्वी कटक भी कह देते हैं। तो क्या बोल देते हैं? 90 डिग्री पूर्वी कटक। आगे ध्यान देंगे, भित्ति मानचित्र, कूल एटलस के बारे में बताया गया है। भारत की पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर क्या होगा? अब देखेंगे भारत की पश्चिमी तट। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होकर गुजरता है। यहाँ अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों के मुहानों एस्चुरी का निर्माण करती है। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टियों, अन्य भू आकृतियों जैसे संकरी घाटियों, क्रीक, एस्चुरी आदि से बनी है। इस तट पर नर्मदा और ताप्ती मुहाने सबसे बड़े हैं। नर्मदा और ताप्ती के मुहाने क्या हैं? सबसे बड़े हैं। तो यहां ध्यान देंगे, बात हो रही है पश्चिमी तट की। जो पश्चिमी तट है यहां गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से, और ये आपके कन्याकुमारी तक है, केप कैमरीन तक, कन्याकुमारी तक। तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती, इसके ऊपर जो नदी है उसका नाम है नर्मदा, और इनके बीच में जो श्रृंखला उसका नाम है सतपुड़ा, और ऊपर से श्रृंखला उसका नाम है विंध्यन। ये नदियां जहां पर गिरती है तो वो बनाती है ज्वार नंदमुख, जिसको बोल देते हैं एस्चुरी। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख लें कि भारत में पूर्वी जो नदियां हैं वो बनाती है डेल्टा का निर्माण करती है।
डेल्टा क्या होता है? जब नदी आती है अपने साथ बहुत सारा मलबा जमाव करती है, ये नदी आ रही है, पानी अपने चारों ओर फैल जाता है, तो ये तिकोना जो आकार होता है इसके क्या बोलते हैं? डेल्टा। और जो ताप्ती और नर्मदा नदियां ये किसका निर्माण करती है? पूर्वी जो नदियां हैं वो सारी की सारी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। और जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो निर्माण करती है एस्च्यूरी का, एस्च्यूरी का, जिसे हम बोल देते हैं ज्वार नंदमुख, ज्वार नंदमुख। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पानी समुद्र में गिरता है तो जो स्थल का भाग है और समुद्र का भाग है ये एकाकार हो जाता है। तो जो जब ज्वार आता है समुद्र का जल नदी में बहुत दूर तक चला जाता है और सामान्यतः नदी का पानी समुद्र में आ ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भाग बनता है उसको बोलते हैं ज्वार नंदमुख, ज्वार नंदमुख। या फिर इसको क्या बोल देते हैं? एस्च्यूरी। क्या बोल देते हैं? एस्च्यूरी। और इसका निर्माण कौन करती है? पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती। इसके बाद में पश्चिमी तट पर एक हवाई दृश्य है जो कि आपका एक फोटो ली गई है जिसमें आपको यहां पुलिन दिख रहा है, पुलिन यानी जिसको बीच भी कह देते हैं, तो ये दिख रहा है पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह गंगा के डेल्टा कन्याकुमारी तक विस्तृत है, विस्तृत मैदानी डेल्टा है जिसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियां हैं। चिल्का झील ओडिशा में है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। महत्वपूर्ण लेगून पाई जाते हैं। लेगून एक प्राकृतिक अवरोधक बड़े जलाशय से अलग एक झील है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो आपका यहां पर तट है ये है पश्चिमी तट। ये कौन सा तट है? पश्चिमी। ये हो जाएगी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खाड़ी। और जो ये भाग है ये हो जाएगा पूर्वी तट, पूर्वी तट। जो ये भाग है पूरा का पूरा पूर्वी तट। यहां पर जो झील है जिसका नाम है चिल्का झील, चिल्का झील। और चिल्का झील कहां पर है? चिल्का झील ओडिशा में, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहां पर जो झील है इसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। तो आपकी किताब में आंध्र प्रदेश ही लिखा है तो अपने इसको आंध्र प्रदेश मान लेते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। अब जो ये इस प्रकार की समुद्र के अंदर की तरफ समुद्र से जुड़ी हुई जो आकृति बन रही है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेगून। क्या बोलते हैं? लेगून। और पूर्वी तट पर जो लेगून है प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं चिल्का और पुलिकट। दोबारा ध्यान दें, पूर्वी तट पर आपके चिल्का झील है जो कहां है? ओडिशा में। पुलिकट झील है जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये पूरा का पूरा भाग आपके सुंदरवन के डेल्टा से, सुंदरवन के डेल्टा से आपके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ भाग क्या कहलाता है? पूर्वी तट। अवसादों से किसी महासागर, झील, मुहाने का जमाव होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, महानदी कावेरी कृष्णा गोदावरी डेल्टे का निर्माण करती है। तो भारतीय द्वीप समूह है डेल्टा। डेल्टा आप समझ गए होंगे, नदी के द्वारा त्रिभुज की आकृति में बना भाग क्या कहलाता है? आपका डेल्टा कहलाता है। तो इस प्रकार का जो निक्षेप होता है नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप, जब निक्षेप यानी जमाव जब जमते हैं तो वहां पर गाद जमा होने से नदी अपना धारा मोड़ लेती है, जो बीच में त्रिकोणा आकार बनता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा शब्द सबसे पहले, डेल्टा शब्द सबसे पहले आपके हेरोडोटस ने दिया था शब्द। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। अब बात करेंगे भारतीय द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह की बात करें तो आपके लक्षद्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप समूह है और एक है बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
यहाँ पर अद्वितीय वन्य जीव, सुंदर तट, पुलीन, प्रवाल, भीतियां, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्राचीन जनजातियां, हजारों वर्ष पुराने द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह, द्वीपों का यह समूह है, केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। मुंगे कोरल में 36 बड़े द्वीपों का समूह है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। भारत के एक विस्तृत समुद्रिक जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे इसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज, पर्यावरण संरक्षण का अवसर मिलता है। तो यहां पर बात हो रही है भारत के लक्षद्वीप की। इसकी बात हो रही है भारत के लक्षद्वीप की। तो यहां पर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है। यहां बहुत सारे द्वीप है। इस समूह को क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। यहां पर मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार। तो तट की बात करें तो यहां से ये भाग है, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट या फिर काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ये आ जाएगा आपका कोंकण तट, कोंकण तट। ये पर है कन्नड़ तट, और ये केरल के पास है मालाबार तट, मालाबार तट। तो मालाबार तट के पश्चिम में, मालाबार तट के पास पश्चिम में अरब सागर में स्थित मुंगे यानी कोरल, जो ये लक्षद्वीप है, ये आपके किससे? मुंगे। मुंगे को क्या बोल देते हैं? कोरल। कोरल को क्या बोल देते हैं? प्रवाल। तो आपके लक्षद्वीप समूह है वो किससे निर्मित है? प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है। कैसे हैं? प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है। यहां 36 बड़े द्वीपों का समूह है। ये बात ध्यान रखना है। अरब सागर में कितने द्वीपों का समूह है? 36 बड़े द्वीपों का समूह है, का समूह है। तो ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि लक्षद्वीप में बड़े द्वीप कितने हैं? 36 बड़े द्वीपों का समूह है, जहां पर कुछ पर मानव निवास है और कुछ पर नहीं है। इसके बाद में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह को 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। दो अलग अलग समूहों में है, एक अंडमान द्वीप समूह और एक है निकोबार द्वीप समूह। तो एक बार दोबारा ध्यान देंगे, ये जो भाग है आपके बंगाल की खाड़ी में, यहां पर है अंडमान और ये है निकोबार। अंडमान निकोबार को अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार, जो कि आपके किसका भाग है? निकोबार का। और यहां पर है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यहां पर छोटे मोटे करके 500 से अधिक क्या है? द्वीप हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है चारों ओर से, चारों ओर से जल से घिरा भाग, जल से घिरा भाग, चारों ओर से जल से घिरा भाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और अंडमान निकोबार में 500 से अधिक क्या हैं? द्वीप हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि उत्तर के भाग है वो अंडमान निकोबार और नीचे है अंडमान और नीचे के भाग है निकोबार। अगर छोटे छोटे द्वीपों की बात करें तो यहां पर हो जाएगा आपका कोको चैनल, फिर आ जाएगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अपने ज्यादा विस्तृत व्याख्या में नहीं जा रहे, केवल जो आपकी कक्षा 7 की एनसीईआरटी में बुक में दिया है उसी पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो एक है बेरल, एक द्वीप क्या है यहां लिख लेते हैं, एक द्वीप का नाम है बेरल। तो भारत का बेरल जो द्वीप है वो ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है। एक है नारकोंडम, क्या नाम है? नारकोंडम, जो कि उत्तरी अंडमान के पास में है नारकोंडम। तो ये भी कैसा है? ज्वालामुखी द्वीप है। तो ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो एक कौन सा है? बेरल, जो अंडमान निकोबार के पास में है। दूसरा कौन सा है? नारकोंडम, ये भी कैसा द्वीप है? ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी निर्मित क्या है? द्वीप हैं। इसके बाद में ये द्वीप समूह है निगरानी चौकियों के तहत है। कहने का मतलब आपका निगरानी चौकियों के रूप में कैसे है?
कि भारत के इस भाग में यहां पर म्यांमार और यहां पर दक्षिणी चीन सागर है, तो यहां से जो भी विश्व व्यापार होता है उसकी निगरानी के रूप में विशेष रूप से ये क्या रहते हैं, उपयोगी रहते हैं। यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों ने कठिन परिस्थितियों में सेल्यूलर जेल, तो ये ध्यान रखना है आपकी सेल्यूलर जेल कहां पर है, इन्हीं द्वीपों पर है सेल्यूलर जेल। इसे काला पानी के नाम से, काला पानी के नाम से जिनको सजा प्राप्त होती थी उन्हें कहां भेजा जाता था, सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था। तो ये हमारे बलिदान, हमारे पूर्वजों की बलिदान की गाथा गाती है। बेरल द्वीप स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो यहां पर हमने बात की थी कि बेरल द्वीप की प्रकृति कैसी है, ये सक्रिय है। कैसी है, सक्रिय द्वीप है। और सक्रिय द्वीप आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त, एक होता है शांत। जो ज्वालामुखी में निरंतर उद्गार होता है उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त होता है जिसमें उद्गार हुआ था, जिससे निर्माण हो गया, कभी उद्गार हो जाता है कभी बंद हो जाता है, भविष्य में कोई संभावना कभी भी ये क्या हो सकता है, उद्वेलित हो सकता है लावे का, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त बोलते हैं। और जिसमें कोई संभावना नहीं आगे उद्गार निकलने की उसे शांत बोलेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरल द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप समूह है। आकाश में धुआं लावा फैल जाता है। पश्चिम बंगाल और सुंदरवन का डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, जो कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। हिमालय के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी की यात्रा करते हैं तो रास्ते में सुंदरवन का डेल्टा दिखाई देता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के आपके जो निक्षेप हैं उन्हीं से निर्मित है डेल्टा। डेल्टा में नदी, सागर, भूमि के अद्वितीय सम्मिश्रण है। इसके लगभग आधा भाग भारत में, शेष भाग बांग्लादेश में है। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे, भारत में ये जो आपका इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से आपकी गंगा नदी आती है, दोनों मिलकर यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण बनाती है। तो इसका आधा भाग तो कहाँ है, भारत में, और बाकी भाग कहाँ है, बांग्लादेश में। तो दोनों से मिला डेल्टा, इसका क्या नाम है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश में है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीवों का प्राकृतिक आवास है। तो इस सुंदरवन के डेल्टा में कौन सा, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये स्थल पर चलने के साथ पानी में तैर भी लेते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है जो कि सेवन सिस्टर जलप्रपात मेघालय में है। तो इसके बारे में ये छवि है जो चेरापूंजी मेघालय में है। ये चेरापूंजी का स्थान है जो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम गांव मेघालय में। तो इससे पहले सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती थी, चेरापूंजी गांव में। चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वर्तमान में कहाँ होती है, मासिनराम गांव मेघालय में। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों को अगर क्लास लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो भारत के भौतिक प्रदेशों की भौतिक विविधताओं की चर्चा करते हुए अंतिम क्षण में हम पहुंचे हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो भारत के इस हिस्से में जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां सेवन सिस्टर वाली, तो इन्हीं को बोलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो इसमें मानचित्र में दिखाई देती है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां देख सकते हैं। मेघालय पठार की पहाड़ियां हरियाली, भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि इसमें यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया नामक जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के स्थानीय नाम क्या पड़ते हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जनजातीय पहाड़ी। यहाँ पर कीपनुमा आकार बनने के कारण यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। स्थान है मासिनराम गांव मेघालय में। तो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासिनराम गांव मेघालय में। इसके बाद में मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित माओलिंगन गांव एशिया का स्वच्छ गांव है। ये ध्यान रखना है। नाम क्या है,
माओ लिन नोन गांव। तो ये क्या नाम आ जाएगा, माओलिन नोंग गांव। और ये है कहां पर, ये गांव है आपका मेघालय में। कहां पर है, मेघालय में। और मेघालय की किन पहाड़ियों में, पूर्वी खासी पहाड़ियों में, पूर्वी खासी पहाड़ियों में, पूर्वी खासी पहाड़ियों में गांव का नाम है माओलिनोंग, जो कि कहां है, मेघालय में। ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव। तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहां पर है, मेघालय में है। नाम क्या है, माओलिनोंग। तो यहां की पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। लिविंग रूट्स पुल के लिए भी जाना जाता है, यहां वहां जाने के लिए, यहां पर जो पुल बने हैं लकड़ियों के। इसके बाद में पूर्वोत्तर की जनजातियां शिल्प कौशल प्रदर्शन जीवंत जड़ों का एक पुल है, यहां पर यह दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले भारत जिस महाद्वीप का अंग है उसे अपना नाम प्रदान करता है। उपमहाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप के जैसे ही अलग विशेषताएं रखने वाला क्षेत्र है। इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल सम्मिलित है। मैदानी भाग में अनेक नदियां सिंची जाती है। यहाँ प्रायद्वीप या पठार है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इन विषयों पर हमने विस्तृत चर्चा आज हमने कर ली है। तो इसी के साथ में ये जो आपका एनसीईआरटी कक्षा 7 का प्रथम अध्याय जो कि भूगोल से संबंधित है, इसको हम पूर्ण कर चुके हैं। तो अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं और एनसीईआरटी जो भूगोल है कक्षा 6 से शुरू करके अपने जहां तक भी संभव हुआ अपने इसको पहुंचाएंगे और अपने पढ़ेंगे आप सभी के सहयोग से। तो इन क्लासों के अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए आप इसे देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।